स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ICAR ने रिसेंटली अपना 98th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, जहां पर उन्होंने बात की कि हमें अगर विकसित भारत चाहिए 2047 तक, 2047 तक। वाई दिस 2047? क्योंकि इस 2047 तक हमें आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। तो इस 98th फाउंडेशन पर ICAR ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हम विकसित भारत हो जाएं बाय 2047, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। बिना एग्रीकल्चर के आप विकसित भारत नहीं बन सकते। बट यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी हमें साइंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी चाहिए टू बिकम विकसित भारत एट 2047। सो इस विजन को हमें हासिल करने के लिए साइंस और इनोवेशन की ज़रूरत है, और आज की ये नीड भी है क्योंकि हमारे हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव रह गया है, पिछड़ा रह गया है, जहाँ पर कुछ स्टेट्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और वहीं कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। सो हमें यहाँ पर साइंस और इनोवेशन की ज़रूरत है ताकि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इनपुट कॉस्ट कम हो सके, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सके। सो आइए इस वीडियो से देखते हैं हम कि कैसे साइंस एंड इनोवेशन हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में हेल्प करता है और हमें अचीव करने में हेल्प करता है आर गोल ऑफ विकसित भारत। तो 98th फाउंडेशन डे जो ICAR ने अभी सेलिब्रेट किया है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर नॉलेज ड्रिवन, क्लाइमेट रिजिलियंट, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एंड सस्टेनेबल सेक्टर अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर को बना दें, तो हमारा जो गोल है विकसित भारत 2047 का, वो बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। हमें उसके लिए कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है इट रिलाइज, हम कहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है, हमारी इकोनॉमी, रूरल एग्रीकल्चर, रूरल इंडिया जो है, अगर ये बूस्ट करेगा तभी हमारा इंडिया बूस्ट करेगा, तभी हमारा भारत बूस्ट करेगा। सो दे आर वेरी वेरी एसेंशियल, और इस ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन पर और रूरल प्रॉस्पेरिटी पर, और इन सब को हेल्प करेगा हमारा साइंस एंड इनोवेशन। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर की ग्रोथ देख लेते हैं। जो हमारा फूड प्रोडक्शन है 2014-15 में 252 मिलियन टन्स था, जो कि आज बढ़कर के हो गया है 376.6 मिलियन टन, मतलब नियरली 49% इंक्रीज हुआ है। और एडिशनल प्रोडक्शन जो है हमारा यहाँ पे, इसने इकोनॉमिक वैल्यू दी है हमें 2 लाख करोड़ की। So ICAR is contributing significantly to this, क्योंकि ICAR innovations, research, climate resilient varieties, sustainable agriculture, आपका new ways of integrated farming system, integrated nutrient system, integrated pest weed management, new fertilizers, इन सब को मार्केट में लेकर आकर के इन सब पर रिसर्च करके फार्मर्स तक इनकी अवेयरनेस पहुंचा के, एक्सटेंशन एजुकेशंस को बढ़ा करके जो हमारा ICAR है वो इस प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो कि साइंस एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक कैसे हेल्प कर सकता है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो ये आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो करंट वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, इनके रिगार्डिंग आपको वहाँ से PPTs मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा @monica_yadav_agriculture। और इसके साथ साथ अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट दिस इज़ द बेस्ट एग्रीकल्चर कोर्स इन द मार्केट एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट। हमारे कोर्स में 17,999 में आपको पर्सनल मेंटोरशिप में सेशन मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहे हैं, 400+ लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, रिवीजन शीट्स मिल रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, और
भी बहुत कुछ, लाइक फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली आंसर, लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस एंड मैनी मोर थिंग यू विल गेट। हमारा बैच जो है वो 19 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो आप डिस्क्रिप्शन से सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं। माई टीम इज़ देयर टू हेल्प यू, बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, माई लाइव कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि साइंस एंड इनोवेशन, हाउ कैन बी दे आर द ग्रोथ ड्राइवर्स, कैसे हमारी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। देखो, अगर हम अडॉप्ट कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग, GIS, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें हमारा ना एप्लीकेशन जो है, लाइक मुझे फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, मुझे वीडीसाइड अप्लाई करना है, तो इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, वेस्टेज कम होगा, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखिए, आपको 2 लीटर पानी की प्यास है तो आपके लिए पूरे दिन में वो 2 लीटर सफिशिएंट है। बट अगर आपको मैं कहूँ कि आपको नहीं 5 लीटर पीना है, तो दैट 3 लीटर विल बी वेस्टेज फॉर योर बॉडी। बॉडी एलिमिनेट कर देगी, वो 1% भी उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो वही चीज़ है, जितना मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिक्वायर्ड है मुझे उतना ही उनको सप्लाई करना है। अदरवाइज जो अदर चीज़ें मैंने डाली है दे विल बी वेस्टेड। ठीक है, रन ऑफ होगा, लीचिंग होगी, सो इन सब से दिक्कत आई। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ड्रोन है, आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS है, इन सब चीज़ों से क्या होगा आपका कि इनपुट कॉस्ट घटेगा, आउटपुट कॉस्ट बढ़ेगा, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक्स, जो हम GM प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, GM प्रोडक्ट्स की तो चलो मैं बहुत दूर की बात है, हम ड्रॉट रिजिलियंट वेराइटीज़ बना रहे हैं, हम फ्रॉस्ट टॉलरेंट वेराइटीज़ बना रहे हैं, फ्लड टॉलरेंट वेराइटी तो उसमें बायोटेक और जीनोमिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन आर ऑल्सो द नीड ऑफ दिस टाइम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मैकेनाइजेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा सब कुछ मैनुअल लेबर से अगर करवाया जाए तो एक तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ एरर्स। बट मैकेनाइजेशन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब आप देखिए जो काम करने में मुझे वीडिंग करनी है, जिस काम को मैनुअल लेबर के साथ मुझे 1 हफ्ता लग रहा था, आई एम डूइंग दिस दैट वर्क इन जस्ट 2 और 3 days। तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज, आप सभी को पता है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी आर द नीड ऑफ दिस आवर। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पर। हमें क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, बिकॉज चेंजिंग क्लाइमेट, आपका हीट स्ट्रेस हो रहा है, हमारा जो सोइंग पैटर्न है वो बदल चुका है, ग्राउंड वाटर पर प्रेशर पड़ रहा है, बारिश जो है ऐसे टाइम पर होती है जब हार्वेस्टिंग हो रही हो तो क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या तो बारिश हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, आपके हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्रॉट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्टर्स है, लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, दीज आर द फैक्टर्स विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर मुझे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वेराइटीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वाटर यूज़ एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग योर मल्चिंग, आपका जितना रिक्वायर है उतना वाटर यूज़ करके, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करके, सॉइल हेल्थ का रिस्टोरेशन करके, लाइक ऑर्गेनिक मैटर, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, इन सब का अगर हम एडिशन करें तो हमारी सॉइल हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर हो जाएगी। गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनहेंस करके, वंस इन अ ईयर पल्स क्रॉप को अडॉप्ट करके, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक बहुत बेस्ट सिस्टम है जहाँ पर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को रखते हैं, लाइक देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ द फार्मर। लाइक मेरे पास लाइव स्टॉक भी है, क्रॉप्स भी हैं, मेरे पास
पोल्ट्री भी है, शिप भी है, फिशरी भी है, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लेकर के चल रही है और हर एक कंपोनेंट मेरी इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है आपका कि आउटपुट ऑफ वन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम का वेस्टेज, जैसे क्रॉप रेसिड्यू क्या है, एग्रीकल्चर का या क्रॉप का वेस्ट है, काउ डंग, यूरिन क्या है, वेस्टेज ऑफ लाइफ स्टॉक। सो आउटपुट ऑफ वन सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड एज अ इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम। तो ये ज़ीरो वेस्ट सिस्टम है, इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। जैसे काउ डंग है, फार्म यार्ड मैन्योर है, तो लाइफ स्टॉक का क्या है, आपका आउटपुट है, एंड दैट इज़ यूज्ड एज अ इनपुट इन एग्रीकल्चर। आप क्रॉप्स के अंदर उसको एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है। और क्रॉप रेसिड्यू फीड का काम करेगी आपका लाइफ स्टॉक के लिए। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ज़ीरो वेस्ट सिस्टम है, एंड इट्स अ बेस्ट नाउ विच रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज ये आपके फार्मर्स जो हैं उनके ऊपर इनपुट कॉस्ट घटाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो आउटपुट बढ़ेगा और आपका इनकम ज़्यादा होगी। एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके साथ साथ हमें सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी पर भी ध्यान देना है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे इवॉल्व होना पड़ेगा फ्रॉम प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसके बाद की वैल्यू एडिशन पर नहीं ध्यान दे रहे। हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत कम है, इसीलिए हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 40% मार्केट में जाने से पहले ही ख़राब हो जाता है। सो फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, हमें एग्री एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक पैकेजिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और अभी तक हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट है इट इज़ टूवर्ड्स 1 or 3 प्रोडक्ट लाइक बनाना, मैंगो, वीट, राइस, बट हमें इसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमें बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को जो है एनहेंस करना पड़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वेस्टेज कुछ भी ना हो, एक चीज़ का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे। कार्बन मार्केट, कार्बन न्यूट्रल मार्केट्स पर ध्यान देना होगा। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे तभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा, तभी हमारे रूरल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, ही इज़ हैविंग अ 10 हेक्टेयर एरिया एंड इज़ ग्रोइंग टोमेटो। तो टोमेटो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, तो वो एक टोमेटो केचप प्लांट या फिर प्यूरे प्लांट बना सकता है और उसकी मार्केटिंग कर सकता है। और इस मार्केटिंग में, उस सप्लाई चेन के अंदर गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। ग्रीन ग्रोथ पर हम इसके साथ साथ ध्यान दे सकते हैं। हमें ह्यूमन कैपिटल और एक्सटेंशन को बढ़ाना होगा। हमें हमारा जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फार्मर के अंदर स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा बाय यूजिंग एक्सटेंशन एजुकेशन, ताकि हम फार्मर्स को जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उसके अंदर अपग्रेड करा सके। डिजिटल एक्सटेंशन को प्रमोट करना होगा। आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है फ्रॉम लेबोरेटरीज टू फार्म, इसको मुझे एनहेंस करना पड़ेगा। स्टार्टअप को एनकरेज करना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट एंगेजमेंट मुझे बढ़ानी पड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, इफ़ आई वांट कि मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, ताकि वो उसे हेल्प करे टू अचीव विकसित भारत 2047। अगर आपके कुछ व्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।